अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 19 हम आज पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रॉन का इंट्रोडक्शन जो है हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि न्यूट्रॉन क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हमने तफसील से बात की थी। अब हम न्यूट्रॉन के सोर्सेज की बात करेंगे। न्यूट्रॉन के सोर्सेज क्या होते हैं? Anything or device that emits neutrons is called neutron source। यानी कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हो, उसको हम न्यूट्रॉन सोर्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन सोर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई वी नीड न्यूट्रॉन सोर्सेस, यानी हमें न्यूट्रॉन्स एमिट करने वाली डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस चीज़ का एक बहुत सिंपल सा जवाब है, और वो ये है कि हमें फिशन को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रॉन के सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है कि आप जानते हैं कि फिशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे किसी भी न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, और उसको तोड़ने के लिए हमें उसके ऊपर किसी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवानी पड़ती है। जिस पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल दरअसल न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट जब आप करवाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम के ऊपर, तो वहाँ से आप फिशन अचीव कर सकते हैं, यानी आप उस यूरेनियम के आइसोटोप को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसलिए हमें न्यूट्रॉन जो है वहाँ पे स्ट्राइक करवाना पड़ता है। तो न्यूट्रॉन को आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, लेकिन न्यूट्रॉन को हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। हम उसके उन्हीं बहुत से तरीक़ों में से कुछ जो उसके बेहतरीन सोर्सेज हैं उनको हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो अगर हमारे पास न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस को किसी दूसरे न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करवाएं तो उसका और इफ़ेक्ट होता है। यानी हमें अगर न्यूट्रॉन चाहिए स्पेसिफिकली, तो हम न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में से पहले अलहदा करेंगे और फिर उस न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करेंगे एनर्जी दे के, या जैसे भी हमें इस्तेमाल करना हो। तो उसके लिए फिर हमें न्यूट्रॉन्स अलहदा से पहले किसी सोर्स के थ्रू जनरेट करने पड़ेंगे, और उस सोर्स से जनरेट करने के बाद उन न्यूट्रॉन्स को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप H2O में से ऑक्सीजन को सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप ऑक्सीजन को उसमें से सेपरेट नहीं कर लेते। इसी तरह से न्यूट्रॉन को जब तक आप न्यूक्लियस से अलग नहीं कर लेते, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते फिशन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन सोर्सेज की बात करेंगे, यानी ऐसे सोर्सेज जिनके ज़रिए हम न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब न्यूट्रॉन के जो सोर्सेज हैं उनकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, और वो जो कैटेगरीज़ हैं वो कुछ फैक्टर्स के मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने 4 फैक्टर्स जो हैं वो लिस्ट किए हैं। पहला इसमें से इंटेंसिटी है, यानी कितना न्यूट्रॉन एमिशन हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं। अगर तो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की एमिशन होगी किसी सोर्स से, तो वो एक सेपरेट कैटेगरी होगी न्यूट्रॉन सोर्सेज की, और अगर कम एमिशन हो रही है किसी भी सोर्स से, तो वो फिर एक सेपरेट कैटेगरी में लाई करेगा।
इसी तरह से एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो एमिटेड न्यूट्रॉन्स हैं अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो एक अलग ग्रुप सोर्सेज का बनेगा, क्योंकि कुछ सोर्सेज से जब न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी वाले एमिट होते हैं। इसी तरह से कुछ सोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ से न्यूट्रॉन्स जब एमिट होते हैं तो वो लेस एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हम सोर्सेज की कैटेगरीज बना सकते हैं या उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड जो फैक्टर है हमारे पास वो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी न्यूट्रॉन जो एमिट हो रहे होते हैं वो किस एंगल पे एमिट होते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन किसी सोर्स में से जब बाहर आ रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है वो 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहे हो, या ऐसे भी हो सकता है कि वो एमिट हो रहे हैं तो किसी और स्पेसिफिक एंगल पे हो रहे हो। तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो इसमें मैटर करती है, इसलिए हम उसके लिहाज से भी जो है वो सोर्सेज की कैटेगरीज जो है वो बनाएंगे। फोर्थ वन जो फैक्टर है ये वो फैक्टर है जिनकी वजह से हमने कैटेगरीज बनाई हैं सोर्सेज की। कौन से सोर्सेज की? न्यूट्रॉन के सोर्सेज की, यानी न्यूट्रॉन्स के सोर्सेज की तीन जो मेजर कैटेगरीज बनी हुई हैं, उन तीनों कैटेगरीज को हमने जो अलहदा किया है वो इन फैक्टर्स को इन मद्देनज़र रखते हुए किया है। तो फोर्थ जो फैक्टर है वो मोड ऑफ एमिशन है। ठीक है, यानी मोड ऑफ एमिशन का मतलब ये है क्या न्यूट्रॉन उस सोर्स में से एमिट होते वक्त कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रहे थे या पल्स्ड फॉर्म में। पल्स्ड का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए एमिशन होती है और फिर उसमें पॉज आ जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए एमिशन होती है फिर पॉज आ जाती है, यानी ये पल्स्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस एमिशन में ये होता है कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स एमिट होते ही रहते हैं और उसके अंदर कोई भी जो है वो गैप नहीं आता। तो ये मोड ऑफ एमिशन जो है ये भी बताएगा कि हमारा न्यूट्रॉन का जो सोर्स है वो किस कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, तो मोड ऑफ एमिशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कैटेगराइजिंग द न्यूट्रॉन सोर्सेज। ठीक है, तो अभी हमने चार तरह के फैक्टर्स देखे हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर इनकी बेस पे अगर हम सोर्सेज को अलहदा करें तो फिर हम जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं सोर्सेज की। अब हम देखेंगे उन कैटेगरीज को जिनकी हमने बात की थी, जिनके अंदर हमने डिफरेंट फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके क्लासिफिकेशन की थी। अ, तो अब हम उन कैटेगरीज को देखते हैं। नाउ वी विल टेक अ लुक ऑन ऑल न्यूट्रॉन सोर्सेज दैट आर क्लासिफाइड बाय देयर सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस के लिहाज से हम कैटेगराइज अगर करें सोर्सेज को तो हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज बनती हैं। नंबर वन इज़ द लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज, number two is the medium neutron sources, and number three is the small neutron sources। तो ये लार्ज मीडियम और स्मॉल से हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? इस लार्ज मीडियम और स्मॉल का मतलब ये है कि हमारे पास कौन सा सोर्स ज़्यादा सिग्निफिकेंस है या ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है, तो जो लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज होंगे ये वो वाले सोर्सेज हैं जो सबसे अहम हैं हमारे लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं और इनके अंदर जो है वो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए और इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मीडियम न्यूट्रॉन सोर्सेज हैं ये वो वाले सोर्सेज हैं जिनको हम सेकंड नंबर पे यूज़ करते हैं आफ्टर द लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज। अगर वो नहीं यूज़ कर रहे तो फिर ये ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मीडियम न्यूट्रॉन सोर्सेज का हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और इनसे हमें ज़्यादा अच्छे न्यूट्रॉन्स जो है वो मिलते हैं ज़्यादा मकदार में।
स्मॉल न्यूट्रॉन सोर्सेज जो हैं ये सबसे लेस सिग्निफिकेंट है, यानी इनका इस्तेमाल बहुत कम है और इनके नतीजे में बनने वाले न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये स्मॉल न्यूट्रॉन सोर्सेज है। लार्ज न्यूट्रॉन, अब ये तीन कैटेगरीज हमारे पास है, इन तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे भी और हम इनके अंदर मौजूद जो इनकी एग्जांपल्स हैं उनको भी देखेंगे। जो लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास बेसिकली तीन तरह के सोर्सेज आते हैं। सबसे पहला हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर, और दूसरा हमारे पास है फ्यूजन, और तीसरा हमारे पास है स्पालेशन। तो ये तीनों जो सोर्सेज हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूजन, स्पालेशन, ये तीनों लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज, यानी इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है फिज़िक्स में। ये तीनों सोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनके नतीजे में हमें जो न्यूट्रॉन्स मिलते हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं, और इसी वजह से इसको ज़्यादातर यही सोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जब भी हमें न्यूट्रॉन्स चाहिए हों। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज को। तो ना लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज में सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो, यानी इस लार्ज की कैटेगरी में जो पहला हमारा एग्जांपल है इस सोर्स की, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे पास है, इसको अब हम ज़रा फर्स्टली जो है वो इसको स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम मीडियम न्यूट्रॉन सोर्सेज को भी देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर भी दो तरह के हम सोर्सेज देखेंगे, फोटोफिशन और लाइट आयन एक्सेलरेटर्स। फिर हम बात करेंगे स्मॉल न्यूट्रॉन सोर्सेज की, और उसके अंदर जो है हमारे पास होंगे न्यूट्रॉन जनरेटर्स, पहली टाइप है। रेडियो आइसोटोप सोर्स रिएक्शन, रेडियो आइसोटोप सोर्स रिएक्शंस, यानी ये दो तरह के रेडियो आइसोटोप सोर्स हैं। पहले में अल्फ़ा से न्यूट्रॉन अचीव होता है और दूसरे में गैमा से न्यूट्रॉन अचीव होता है। तो ये तीन तरह की एग्जांपल्स जो है स्मॉल न्यूट्रॉन सोर्सेज में भी हैं, यानी तीन तरह के सोर्सेज यहाँ पे भी हैं। तीन तरह के सोर्सेज लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज में भी हैं, और दो तरह के सोर्सेज जो हमने स्टडी करना है वो यहाँ पे भी है मीडियम न्यूट्रॉन सोर्सेज में। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज की बात करेंगे, फिर हम मीडियम न्यूट्रॉन सोर्सेज की बात करेंगे, और फिर हम स्मॉल न्यूट्रॉन सोर्सेज की बात करेंगे। हम इस हमारे आउटलाइन के मुताबिक हम हर तरह के न्यूट्रॉन के सोर्सेज को कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को। लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज, ये वो सोर्सेज हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज़्यादा अहमियत इनकी है। ठीक है, तो उसमें पहला हमारे पास था न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये दिस इज़ द फर्स्ट वन। ठीक है, अच्छा, ये जो अब इसमें क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, बेसिकली क्या होता है, देयर आर न्यूक्लियाई दैट अंडरगो फिशन ऑन देयर ओन स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी होते हैं जो खुद ब खुद फिशन जिनके अंदर हो जाती है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन बहुत उनमें से कम ऐसे होते हैं जो कि अपनी फिशन को फिर सस्टेन भी करते करते हैं। यानी सस्टेन करने का मतलब ये है कि अगर एक बार फिशन स्टार्ट हो गई है तो फिर वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, चेन रिएक्शन से जनरेट होते रहते हैं। तो हर तरह के जो न्यूक्लियस हैं वो ऐसा नहीं कर सकते सस्टेन फिशन चेन रिएक्शन। कुछ तरह के न्यूक्लियस हैं जो कि कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनमें हम सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 233। ये दोनों यूरेनियम के आइसोटोप्स, ये एग्जांपल्स आती हैं। इसके अलावा प्लूटोनियम जो है वो 239, ये भी फिशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इसका पढ़ने को मिलता है। तो ये वो वाले हमारे पास न्यूक्लियाई हैं जो सबसे ज़्यादा अपने आप में सस्टेन कर सकते हैं एक फिशन चेन रिएक्शन को। यानी कि अगर हम यूरेनियम 235 पे कोई न्यूट्रॉन की स्ट्राइक करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो फिशन का, आपको पता है फिशन में ये होता है कि
यूरेनियम का अगर कोई भी आइसोटोप है, उसका न्यूक्लियस जब वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो जब वो दो हिस्सों में तकसीम होता है, वहाँ पे वो सिर्फ तकसीम नहीं होता, बल्कि वो उसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है और उसके साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन्स इसमें रिलीज़ हुए हैं, ये फर्दर फिशन कंटिन्यू करवाते हैं, यानी हमें इनिशियली कुछ न्यूट्रॉन्स देने पड़ेंगे जो उसके फिशन करवाएंगे, बाकी के न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेल्फ जनरेटेड होंगे इस प्रोसेस के अंदर, और वो फर्दर कंटिन्यू करते ही रहेंगे फिशन को, और इस तरह के फिशन को हम कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। ये आपको पता है, ठीक है। तो ये जो जो न्यूक्लियाई इस तरह का फिशन चेन रिएक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, उनमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दीज न्यूक्लियाई रिलीज न्यूट्रॉन्स व्हेन दे ब्रेक। ये इसलिए होता है कि ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, जब इनको तोड़ा जाता है तो ये भी तोड़ने के दौरान ही न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अब हर न्यूक्लियस को तोड़ने से न्यूट्रॉन रिलीज़ नहीं होते हैं, कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनकी मैंने अभी पहले बात की, उनको जब आप ब्रेक करते हैं तो उनसे न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन्स इसमें रिलीज़ हो रहे होते हैं, ये बेसिकली काम आते हैं फर्दर फिशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वाले न्यूक्लियाई हमारे लिए बेस्ट है फिशन चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए यूरेनियम वगैरह का नाम बहुत ज़्यादा हम देखते हैं फिशन में, उसकी रीज़न भी यही है कि ये न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करता है जब इसको तोड़ा जाता है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, दिस इज़ यूरेनियम 235, और इसको अगर आप स्ट्राइक करवाएं इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन, जैसे कि इधर आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, और ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, क्रिप्टॉन और बेरियम, ठीक है। जो दो हिस्सों में तकसीम, यानी दो और न्यूक्लियस बना दिए, इस बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के दो छोटे न्यूक्लियस बना दिए, उसके साथ साथ इसने तीन न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ किए हैं, ठीक है। तो इन न्यूट्रॉन्स जो रिलीज़ किए हैं उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज़ की है। ये सारा कुछ आप इस एक इक्वेशन में भी देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस क्रिप्टॉन प्लस बेरियम प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है अ, हर हर यूरेनियम 235 को जब भी तोड़ा जाएगा उसके अंदर हमें 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है, ये फर्दर किसी और यूरेनियम 235 के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ से फिर उसको ब्रेक करवाएंगे एंड सो ऑन। ये मज़ीद बहुत सारे जो है वो रिएक्शंस को कंटिन्यू करते ही जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये चेन रिएक्शन जो है वो सस्टेन्ड है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है, वो ये है कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, इस चेन रिएक्शन को। अगर आप गौर करें, हमारा मकसद यहाँ पे ये था कि हमने न्यूट्रॉन का सोर्स चाहिए था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का सोर्स जो वो हमने कहा था न्यूक्लियर रिएक्टर है, और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिशन करवाते हैं तो वहाँ से हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और आपके सामने इसकी एग्जांपल भी मौजूद है। ये न्यूट्रॉन्स हमें इस फिशन की वजह से मिले हैं जो कि रिएक्टर के अंदर हो रही है। इसका मतलब है सबसे बड़ा जो सबसे आसान जो सोर्स हमें मिल सकता है, जो इजीली अवेलेबल है, वो रिएक्टर है, ठीक है। जो रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिशन हो रही होती है, वहाँ से आप न्यूट्रॉन्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। For example, uranium 235 undergoes fission with thermal neutrons with production of average 2.4 fast neutrons and release approximately 180 MeV energy per fission, ठीक है। तो ये जो ऊपर रिएक्शन हम देख रहे थे, उसके बारे में लिखा हुआ है कि हर यूरेनियम 235 जब भी उसमें फिशन होगी किसी भी थर्मल न्यूट्रॉन की वजह से, तो वहाँ से मज़ीद जो है एवरेज 2.4 फास्ट न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। ये एवरेज 2.4 है, जिसको हमने जनरली 3 लिखा होता है, और उसके साथ साथ 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज़ होगी पर फिशन रिएक्शन, ठीक है। So free neutrons released play very important role as triggers of the reaction, but they can also be used for another purpose.
यानी हम इसको ट्रिगर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी और भी किसी पर्पज़ के लिए आप यानी इसको एज अ न्यूट्रॉन सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद आगे किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल कर लें, ये वाले न्यूट्रॉन जो इसमें से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चेन रिएक्शन को ही कंटिन्यू करवाएं आप इससे, आप ये वाले न्यूट्रॉन सेपरेट करके तो इनको एज अ सोर्स फॉर एनी अदर रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमुटेशन भी करवा सकते हैं आप, इसको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है वंस दे आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अच्छा, दिस इज पार्ट ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स absorbed that is the part of free neutrons absorbed by material, and excess neutron leave the surface of the reaction core and can be used as न्यूट्रॉन सोर्सेज। अब ऐसा होता है कि जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं इस फिशन रिएक्शन के अंदर, रिएक्टर के अंदर, वो न्यूट्रॉन्स जो है वो सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, और इकट्ठे होने के बाद आप उस सरफेस कोर की जो सरफेस है उसके ऊपर इकट्ठे होंगे, वहाँ से आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे ही है, न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम 235 न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर रहा है, उसने उसके दो पार्ट कर दिए और वहाँ से एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए हैं। ये वही डायग्राम जो हमने ऊपर देखी है, ठीक है। उसी डायग्राम को दोबारा यहाँ पे जो है वो एक और अंदाज से बनाया हुआ है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फिशन की प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं, साथ एनर्जी हमारे पास आती है, और तीन हमारे पास न्यूट्रॉन्स आती हैं। ये तीनों न्यूट्रॉन्स जो हैं वो चेन रिएक्शन करना चाहेंगे और मज़ीद यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करके फर्दर फिशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन है, इन सेकेंड जो हमारे पास न्यूट्रॉन का सोर्स का न्यूट्रॉन सोर्स है, जो लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज हैं, उसमें पहला तो न्यूक्लियर रिएक्टर था, दूसरा फ्यूजन सिस्टम है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, रिएक्टर में फिशन होती है। अब दूसरा जो हमारे पास सोर्स न्यूट्रॉन सोर्स है वो है फ्यूजन सिस्टम्स, ठीक है। ये वो सिस्टम है जिसमें फ्यूजन हो रही है, ये भी एक न्यूट्रॉन सोर्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर न्यूक्लियाई कोलाइड एट अ वेरी हाई एनर्जी एंड फ्यूज टुगेदर एंड रिलीज फ्री न्यूट्रॉन्स। यानी दो न्यूक्लियाई आपस में जो है वो फ्यूज होते हैं और उसके नतीजे में वहाँ पे जो है हमें एक और न्यूक्लियस मिलता है और उसके साथ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को जब कंबाइन करें आप, यानी फ्यूज टुगेदर, तो वहाँ एक कंपाउंड हमारे पास बनेगा और उस कंपाउंड में से एनर्जी रिलीज होगी और हीलियम न्यूक्लियस हमें मिलेगा और साथ एक न्यूट्रॉन मिलेगा। तो ये फ्यूजन बेसिकली फिशन का ऑपोजिट है। फिशन में हम चीज़ों को तोड़ते हैं और फ्यूजन में हम चीज़ों को जोड़ते हैं या मिक्स करते हैं। तो फ्यूजन के अंदर हमने इन दोनों तरह के न्यूक्लियाई को ऐड अप किया है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ डी फ्यूजन इज अ फ्री न्यूट्रॉन, ठीक है। डी मीन्स ड्यूट्रियम ट्रिटियम। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की फ्यूजन जो है उसके जो बाई प्रोडक्ट मीन्स उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास है फ्री न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हम जो है इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, फ्री न्यूट्रॉन हमें मिलता है। और इसके अलावा भी एक डायग्राम नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूट्रियम जो होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है या फ्यूजन करवाई जाती है तो उसके नतीजे में हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड जब ब्रेकअप करता है तो वो ब्रेक होता है हीलियम और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो हीलियम है ये एक अलहदा न्यूक्लियाई बन गया है हमारे पास, एक अलहदा न्यूक्लियस जो है वो रिलीज हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें न्यूट्रॉन भी मिला है। अब ये न्यूट्रॉन वही न्यूट्रॉन है जो हमें एज अ न्यूट्रॉन सोर्स से चाहिए होता है। यानी ये फ्यूजन रिएक्शन जो है ये दरअसल न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा टास्क भी यही होता है कि हमें न्यूट्रॉन का कोई सोर्स मिले, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इस तरह के रिएक्शन के नतीजे में भी न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। जब इस रिएक्शन के नतीजे में न्यूट्रॉन मिल रहे हैं इसका मतलब है ये एक न्यूट्रॉन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम न्यूट्रॉन्स को किस तरह से अचीव करते हैं और कौन कौन से न्यूट्रॉन सोर्सेज हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। उनमें से हमने कुछ न्यूट्रॉन सोर्सेज को भी स्टडी किया है, कुछ न्यूट्रॉन सोर्सेज हम इससे अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने
3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करना है। उनमें से हमने पहली कैटेगरी को अभी जो है वो स्टडी किया है। पहली कैटेगरी थी हमारे पास लार्ज न्यूट्रॉन सोर्सेज, उसमें से हमने न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्यूजन को देखा है। यानी हमने ये देखा कि रिएक्टर एज अ न्यूट्रॉन सोर्स कैसे यूज़ होता है और फ्यूजन एज अ न्यूट्रॉन सोर्स कैसे यूज़ होता है। ये दोनों न्यूट्रॉन सोर्सेज जो हैं ये बहुत लार्ज या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अभी थर्ड न्यूट्रॉन सोर्स जो स्पालेशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है और इसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो होपफुली आपको ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसको डिफरेंट बुक्स में से भी स्टडी कर सकते हैं जो आपकी आउटलाइन में रिकमेंडेड हैं। थैंक यू।